नमस्कार दोस्तों, एएससी एकेडमी पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है, हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा आधुनिक इतिहास। जो भारतीय इतिहास का हमारा जो आधुनिक इतिहास है, उसमें भी हम जो हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज से, वो हम टॉपिक शुरू करेंगे 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति के ऊपर जितने भी जो प्रश्न बनते हैं, चाहे कोई रेलवे का प्रश्न हो, चाहे कोई पुलिस का प्रश्न हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की जो हमारी क्रांति है, भारत की 1857 की क्रांति, उसे कहा जाता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो भारत का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है, हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। (1857 की क्रांति) (1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति है, देखते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है और कहां पर होती है। 1857 की क्रांति को जब हम पढ़ते हैं, भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, यदि हम उसकी बात करें तो भारत का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले जो हम देखते हैं 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत। 1857 की जो क्रांति है, उसकी व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत कैसे होती है। 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत। व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत। 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत कि जो 1857 की क्रांति है, उसकी व्यक्तिगत स्तर पर जो शुरुआत की, वो व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है। कि 1857 की क्रांति की हम बात करते हैं कि इसकी व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत किसने की, तो 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत की गई है मंगल पांडे के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी ने शुरुआत की, तो किसने शुरुआत की है? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे। अब हमारा प्रश्न ये भी बनेगा कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत जो की, वो कब की और कहां से की। देखो, एक व्यक्ति ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से की है और कब की है। पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत, फिर हम बात करेंगे कि सामूहिक स्तर पर शुरुआत कैसे होती है। 1857 की क्रांति की सामूहिक स्तर पर शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है, कौन सी छावनी से होती है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन है। 1857 की जो क्रांति है, उसका नेतृत्व करता कौन है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है। फिर 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, क्या जरूरत पड़ी कि 1857 में क्रांति हुई, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत। तो 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर जो शुरुआत की है, वो मंगल पांडे ने की है। कहां से की है? बैरकपुर छावनी से की है। कौन सी छावनी से की है? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर जो छावनी है, वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी कहां पर है?
पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी कहां पर है? पश्चिम बंगाल। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत होती है, और 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर जो शुरुआत होती है बैरकपुर छावनी से, ये होती कब है? ये होती है 29 मार्च। घटना कब की है? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत मंगल पांडे ने की है, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? एक सैनिक थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थे उसके क्या थे? सैनिक थे। अब प्रश्न आता है कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत क्यों की? तो इसका कारण क्या है? इसका जो हमको कारण मिलता है वो हम कारण देखते हैं कि 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गाय व सूअर की चर्बी, गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। प्रयोग करने से मना कर दिया और 2 अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट ह्यूसन व लेफ्टिनेंट बागे को गोली से उड़ा दिया। देखिए, यानी हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो टॉपिक है 1857 की क्रांति का, उसके लिए हमने सबसे पहले जो बात की वो की है 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत किसने की? तो 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर जो शुरुआत की है वो शुरुआत किसने की है? मंगल पांडे ने की है। कब की है? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से की है, जब उन्होंने गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूस, जो नई एनफील्ड राइफलें थी, हम उनके ऊपर बाद में चर्चा जरूर करेंगे। नई एनफील्ड जो राइफलें थी उनमें जो गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था जिन कारतूसों में, उन कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और उन्होंने किया क्या? 2 अंग्रेज अफसर थे, एक का नाम है लेफ्टिनेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग। लेफ्टिनेंट ह्यूसन, पहले का नाम क्या आया? लेफ्टिनेंट ह्यूसन व लेफ्टिनेंट बाग को गोली से उड़ा दिया। आगे होता क्या है? 8 अप्रैल, कहानियां कब की है? 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। को क्या दे दी है? फांसी दे दी। यानी 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को क्या दे दिए? फांसी दे दिए। और 1857 की जो क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत की थी मंगल पांडे ने, उस महान व्यक्ति को अंग्रेजों ने क्या दे दी है? फांसी दे दी। कब फांसी दी थी? 8 अप्रैल 1857 को। अब देखिएगा आगे क्या होता है। अब 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें
कि 1857 की जो क्रांति है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें आगे क्या होता है, यानी 1857 की क्रांति की सामूहिक स्तर पर शुरुआत है, सामूहिक स्तर पर शुरुआत 1857 की क्रांति की सामूहिक स्तर पर शुरुआत कब होती है? तो 1857 की क्रांति की सामूहिक स्तर की यदि मैं बात करूं तो सामूहिक स्तर पर शुरुआत होती है 10 मई 1857। जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसकी यदि बात करें सामूहिक स्तर पर शुरुआत कब होती है, तो होती है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को सामूहिक स्तर पर शुरुआत होती है। सामूहिक का मतलब होता है जब सभी ने एक साथ की, सभी ने एक साथ जो शुरुआत की है, सामूहिक स्तर पर शुरुआत की है, वो 10 मई 1857 को की है। कहां से की है? मेरठ की छावनी से की है। कौन सी छावनी से की है? मेरठ है छावनी। अगर बात करें कौन सी छावनी आती है, तो मेरठ की छावनी। मेरठ छावनी से सामूहिक स्तर पर क्या होती है? शुरुआत होती है। सामूहिक स्तर पर शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 को सभी क्रांतिकारियों ने सामूहिक स्तर पर मेरठ छावनी को लूटा और वहां पर क्रांति का बिगुल बजा दिया। वो वहां से अगले दिन दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 12 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली का जो उस समय भारत का जो सम्राट था, अंतिम मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह है, उसे उन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता चुना। तो अगला हमारा प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता का क्या पढ़ना है हमको? नेतृत्वकर्ता कि 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन है? अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता, तो हमको जो नेतृत्वकर्ता मिलता है उसका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का क्या चुना गया है? नेतृत्वकर्ता चुना गया है। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्वकर्ता अगर किसी को चुना गया तो किसको चुना गया है? बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना गया है। आगे देखते हैं क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्रांति का प्रतीक चिन्ह। यदि हम बात करें क्रांति का प्रतीक चिन्ह, तो क्रांति का जो हमको प्रतीक चिन्ह मिलता है, क्रांति का प्रतीक चिन्ह वो हमको मिलता है कमल का फूल व चपाती। वह क्या मिला है? चपाती यानी रोटी। जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया गया, वो क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल का फूल, या फिर हम क्या कहें, चपाती कहें या रोटी कहें, ये क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। क्रांति का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्रांति की निर्धारित तिथि। क्रांति की निर्धारित तिथि। तो क्रांतिकारियों ने क्रांति की निर्धारित तिथि किसे घोषित किया कि हम पूरे देश में एक साथ विद्रोह करेंगे, और एक साथ जो विद्रोह करेंगे वो उन्होंने क्रांति की निर्धारित तिथि तय की थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को क्रांति की तिथि निर्धारित की कि हम पूरे देश में एक साथ क्रांति करेंगे। लेकिन क्रांतिकारियों में कुछ अलग ही जोश था और उन्होंने समय से पहले इस क्रांति को अंजाम दे दिया। जगह जगह समय से पहले क्रांति फैल चुकी थी। यानी हमने अभी जो डिस्कस किया,
हमने देखो एक डिस्कस किया कि 1857 की क्रांति की व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत किसने की? मंगल पांडे ने की। कब की थी, कहां से की थी? बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से की थी। कब की थी? 29 मार्च 1857। देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत तो 29 मार्च 1857 को हो गई, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर थी। जब मंगल पांडे ने गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया था? मना कर दिया। और उन्होंने दो अंग्रेज अधिकारी, एक लेफ्टिनेंट ह्यूसन, लेफ्टिनेंट बाग, दोनों को गोली से उड़ा दिया। उनको 8 अप्रैल 1857 को पकड़ करके क्या दे दिए? फांसी दे दी। फिर उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया, वो डिस्कस किया 1857 की क्रांति की सामूहिक स्तर पर शुरुआत कब हुई? तो सामूहिक स्तर पर बेटा जो शुरुआत होती है वो होती है 10 मई 1857। कब होती है? 10 मई 1857। कहां से होती है? मेरठ छावनी से। अब क्रांतिकारियों ने किया क्या? मेरठ छावनी को लूटा और वो कहां की ओर चल दिए? दिल्ली की ओर चल दिए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जो हमारा भारत का अंतिम मुगल बादशाह था जफरदित्य, से हम कहते हैं बहादुर शाह जफरदित्य, बहादुर शाह जफरदित्य या जफरदित्य, उसे अपना नेता चुना और उसे उसका जो क्रांति का नेतृत्व करता था उसे निर्धारित किया कि हमारी क्रांति का नेतृत्व करता है बहादुर शाह जफर या जफरदित्य। फिर उन्होंने एक ये भी निर्धारित किया है कि भैया हमारा कोई प्रतीक चिन्ह भी होना चाहिए। तो क्रांतिकारियों ने अपना प्रतीक चिन्ह जो बनाया 1857 क्रांति का, वो था कमल का फूल या फिर चपाती या फिर क्या है? रोटी है। 1857 की क्रांति, फिर उन्होंने ये निर्धारित लिया कि हम पूरे देश में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाएंगे और अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल देंगे। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि अंग्रेजों ने प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 का जो हुआ था, उसके बाद में यदि हम देखते हैं तो 100 वर्ष तक भारत में एक तरीके से शोषण किया, भारत के लोगों के साथ में अत्याचार किए, बहुत सारी बातें हुई थी। उनको लेकर 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और क्रांति की निर्धारित तिथि क्या रख दी थी? 31 मई 1857। लेकिन क्रांतिकारियों में इतना उत्साह था कि वो 31 मई 1857 का वेट नहीं कर सके, उन्होंने इंतजार नहीं किया और समय से पहले एक क्रांति जगह जगह पर फैल चुकी थी। अब हम बात करते हैं क्रांति हुई क्यों थी, इस क्रांति का कारण क्या है, क्यों भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो भारत जो 1857 की क्रांति है, अब जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा 1857 की क्रांति के क्या है? कारण है। 1857 की क्रांति के कारण, ठीक है, देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण। क्रांति के क्या लिखना है हमको? क्रांति के कारण, क्रांति के कारण। क्रांति के कारण कौन कौन से कारण रहे थे? 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, उन कारणों के ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति के यदि हम कारणों की बात करते हैं तो 1857 की जो क्रांति है उसके कई कारण निकल करके नहीं आते हैं। 1857 की जो क्रांति है उसके कई कारण निकल करके नहीं आते हैं, उन कारणों के ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूं राजनीतिक कारण। सबसे पहले मैंने कौन सा बिंदु लिया है? राजनीतिक कारण। पहला कारण राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ये हमारा पहला कारण है कि ऐसे 1857 की क्रांति के कई कारण हैं जिनको हम पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण भी पढ़ेंगे, आर्थिक कारण भी पढ़ेंगे, प्रशासनिक कारण भी पढ़ेंगे, ठीक है, सामाजिक कारण भी पढ़ेंगे, धार्मिक कारण भी पढ़ेंगे, और उस समय के क्या कारण रहे थे, तात्कालिक क्या कारण थे, हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। प्रेजेंट के क्या कारण थे कि 1857 क्रांति उसी समय क्यों फूटी। कि 1857 की क्रांति का पहला कारण जो निकल करके नहीं आया हमारे सामने, वो आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, अगर हम बात करें जो देश के राजा महाराजा थे, जितने भी राजा महाराजा थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से असंतुष्ट थे, अंग्रेजों से वो असंतुष्ट होने लगे। अंग्रेजों ने कई ऐसी नीतियां चलाई जिनके कारण जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए। उन कारणों में यदि मैं बात करूं, सबसे पहले देखो, पहला राजनीतिक कारण का पहला बिंदु हमारा ये निकलता है
अधिकतर राजा महाराजा अधिकतर राजा महाराजा अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। असंतुष्ट थे। अधिकतर राजा महाराजा जो थे वो अंग्रेजों से क्या थे? असंतुष्ट थे। ये हमारा एक कारण ये भी निकलता है। जैसे यदि हम बात करें, एक व्यक्ति था लॉर्ड वेलेजली, नाम क्या लिया मैंने अभी? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति चलाई। सहायक संधि की नीति चलाई। यानी इस लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति चलाई है? सहायक संधि की नीति। तो हम बात कर रहे थे कि सहायक संधि क्या था। इस सहायक संधि में यदि हम सहायक संधि नीति की बात करें तो देखो, सहायक संधि की नीति चलाने वाला व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति चलाई। सहायक संधि की जो नीति थी इसे 1798 में आई थी। सहायक संधि की नीति आई कब थी? 1798 में। सहायक संधि की नीति 1798 में ईस्वी में आई। और सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य जो था वो हमारे देश का पहला हैदराबाद था। हैदराबाद के जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम, शासक जो निजाम था, हैदराबाद के शासक का नाम क्या मिला है? निजाम। इस निजाम ने यह संधि की थी। कौन सी संधि की बात कर रहे हैं हम? सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत था क्या कि जो भी राज्य अंग्रेजों से सहायक संधि करेगा वहां पर अंग्रेजी सेना रहेगी। सुरक्षा के लिए वहां पर सेना किसकी रहेगी? अंग्रेजों की रहेगी। अंग्रेजों की सेना रहेगी और उस अंग्रेजी सेना का संपूर्ण व्यय, संपूर्ण खर्चा उस राज्य को भुगतना पड़ेगा जहां पर अंग्रेजी सेना, जिसने सहायक संधि की है। और उस रियासत को, उस राज्य को ये कतई अधिकार नहीं था, ये अधिकार उसके पास में नहीं था कि वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें या किसी विदेशी राज्य की बात करें, वो उनके साथ में कोई संधि या समझौता कर सके। ये अधिकार उनसे छीन लिया गया। यानी बात करें हम एक तरीके से जो राज्य सहायक संधि करेगा उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं थी। सारी शक्ति किसके हाथों में चली गई? अंग्रेजों के हाथों में चली गई। और देखो, एग्जामिनर यही प्रश्न करता है कि सहायक संधि किसने चलाई? लॉर्ड वेलेजली ने चलाई 1798 में। कोई नहीं पूछता 1798 में, बस एग्जामिनर का यही प्रश्न होता है, सहायक संधि किसने चलाई? लॉर्ड वेलेजली ने चलाई। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हैदराबाद है। और हैदराबाद का जो शासक है, शासक का नाम क्या है? निजाम है। निजाम ने ये संधि सबसे पहले की थी। ठीक है, सहायक संधि हमको मिली। दूसरी यदि हम बात करें, दूसरा फिर अगला जो हमारा एक और आता है वो आता है राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। कौन सी नीति कहा जाता है इसे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। इसी को नाम क्या दिया है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति।
डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति कहो या फिर आप राज हड़प नीति कहो, बात एक ही है। राज हड़प नीति देखो, सहायक संधि चलाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। राज हड़प नीति कौन चला रहा है या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति कौन चला रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आए या फिर आपके पास में जो आए वो आए राज हड़प नीति। कि किसने चलाई है? अगर हम बात करें राज हड़प नीति, तो राज हड़प नीति जो थी वो किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी। किसकी थी? लॉर्ड, ठीक है मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा सा। राज हड़प नीति जो थी, राज हड़प नीति चलाने वाला शख्स है, उसका नाम क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति चलाई थी। राज हड़प नीति, राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति, या हम इसे कहते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत, विलय की नीति। जो चलाने वाला व्यक्ति है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848, 1848 लॉर्ड डलहौजी। तो राज हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बड़े अच्छे कानून बना दिए थे। अंग्रेजों ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत अगर मान लीजिए कोई ऐसा राजा है और वो निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस राज्य के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार होगा। दूसरा कि जो निसंतान अगर कोई राजा मर जाता है तो उस राज्य को बच्चा गोद लेने की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर रोक लगा दी। उन्होंने यह भी कहा अगर कोई कुप्रशासन के आधार पर अगर कोई शासन को चलाता है तो वहां पर भी रोक लगाई जाएगी। यानी राज हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने देशी राज्यों को हड़पने की एक नीति चला दी थी। अगर हम बात करें, देखो जैसा कि अगर हम राज हड़प नीति के अंतर्गत कुप्रशासन के आधार पर, कुप्रशासन के आधार पर, कुप्रशासन के आधार पर हड़पा जाने वाला राज्य, हड़पा, कुप्रशासन के आधार पर हड़पा, कुप्रशासन के आधार पर हड़पा जाने वाला राज्य। ठीक है, तो आप बताएं कि कुप्रशासन के आधार पर सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? कुप्रशासन के आधार पर सबसे पहला हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा बना? कुप्रशासन के आधार पर सबसे पहले हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा बना? तो कुप्रशासन के आधार पर सबसे पहले जिस राज्य को हड़पा था उसका नाम था अवध। कौन सा राज्य था? अवध। अवध को कुप्रशासन के आधार पर हड़पा। तो थोड़ी देर के लिए आप चिंतन करें कि अवध का जो शासक था, एक महिला थी। तो उस महिला का नाम क्या है? ठीक है, आप जरूर बताएं कि उस महिला का जो नाम था वो क्या था? उस महिला का नाम क्या था? तो अवध की जो महिला थी उसका नाम था बेगम हजरत महल। उसका एक छोटा पुत्र था बिजरिस कादिर, जो उसने उसको राजा बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे कुप्रशासन के आधार पर हड़पा। एग्जामिनर यह भी प्रश्न कर सकता है कि राज हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किसको हड़पा? सर्वप्रथम यानी राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा था? सतारा। ये भी याद रखें आप, सतारा। और सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। यानी कि राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले अगर कोई राज्य हड़पा था तो कौन सा हड़पा था? सतारा हड़पा था। और कुप्रशासन के आधार पर कौन से राज्य को हड़पा? तो कुप्रशासन के आधार पर अगर किसी राज्य को हड़पा तो किसको हड़पा था? अवध को हड़पा था। ठीक है, देखिएगा अगला फिर एक और प्रश्न आएगा आपके पास में। बहुत शानदार लाइन है ये। एग्जामिनर सीधा प्रश्न ऐसे उठाता है कि कुप्रशासन के आधार पर किसको हड़पा? अवध को हड़पा। राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सतारा है। तो अब आपके पास में देखिए, दत्तक पुत्रों को गोद लेने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध।
दत्तक पुत्रों को गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्रों को गोद लेने से यानी बच्चा गोद लेने से क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और इसकी यदि मैं बात करूं, इससे झांसी की रानी का नाम लेता है, आपको पता लग गया होगा कि झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रताड़ित हुई। कौन प्रताड़ित हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। यानी दत्तक पुत्रों को गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो क्या हुई थी? प्रताड़ित हुई थी। अवध को किस आधार पर हड़पा? कुप्रशासन के आधार पर हड़पा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे यदि हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद करवा दी। यदि जो नाना साहब को पेंशन दी जाती थी उसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये सभी सहायक यानी ये सारे के सारे राजनीतिक कारण निकल करके नहीं आ रहे हैं। आगे यदि हम देखें तो आगे फिर हमको एक और मिलता है कि अंग्रेजों ने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर दित्ते को नजराना देने की प्रथा चलाई। नजराना देने की प्रथा चलाई और उन्हें लाल किला ये लो लाल ही कर दिया है ना, लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार, मीनार में रहने का क्या दे दिया? आदेश दिया। ठीक है, देखिए क्या बात है। यानी कि अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद करवा दी और जो अंतिम मुगल बादशाह था उसे नजराना देने की प्रथा चलाई तथा उनसे कहा कि आप लाल किले को खाली करो और लाल किले को छोड़ करके नहीं, आपको कहां पर जाना है? कुतुब मीनार में जाना है। आपको कहां पर रहना है? कुतुब मीनार में रहना है। इस बात को लेकर के ने जो देशी रियासत जितने भी राजा महाराजा थे वो क्या हो चुके थे? असंतुष्ट हो चुके थे। आप एक बार वापस देखिएगा, राजनीतिक कारण जो हमने पढ़े, पहला कारण हमने अधिकतर राजा महाराजा अंग्रेजों से क्या थे? असंतुष्ट थे। अधिकतर राजा महाराजा अंग्रेजों से क्या थे? असंतुष्ट थे। यदि हम दूसरी बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति चलाई, 1798 में थी। क्या थी सहायक संधि की नीति? वो मैंने आपको डिस्कस करके बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रथम राज्य कौन सा बना? हैदराबाद बना। हैदराबाद का शासक कौन है? निजाम है। ठीक है। दूसरी राज्य हड़प नीति, जिसे हम विलय की नीति कहते हैं, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कहते हैं, जिसे हम व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं, ये नीति चलाई। राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था। लॉर्ड वेलेस्ली ने नीति कब चलाई? 1848 में चलाई। कुप्रशासन के आधार पर उन्होंने किसको हड़पा था? अवध को हड़पा। किसको हड़पा? अवध को। अच्छा ठीक है। दत्तक पुत्रों को गोद लेने पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, इससे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रताड़ित हुई। आगे हमने लिखा अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद करवा दी। जो जफर दित्ते अंतिम मुगल बादशाह था उसे नजराना देने की प्रथा चलाई तथा उनसे कहा कि आप लाल किले को खाली करो। लाल किले को छोड़कर कहां पर रहने का आदेश दिया उन्हें?
कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। ये हमारा पहला राजनीतिक कारण पूरा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा कारण कौन सा है। अगला कारण यदि हम देखते हैं तो अगला कारण नंबर 2 पर हमारे पास में जो आता है वो आता है आर्थिक कारण। दूसरा कारण कौन सा मिला हमको? आर्थिक कारण। ये दूसरा कारण है। यानी हमको दूसरा कारण कौन सा मिला है? आर्थिक कारण। पहला कौन सा कारण मिला? राजनीतिक कारण। यानी आर्थिक कारण, यदि मैं बात करूं आर्थिक कारणों में कौन कौन से कारण रहे थे, आर्थिक कारणों में क्या ऐसा कारण था कि जिसकी वजह से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। देखो, अगर हम बात करें भारत में आप सभी को पता है कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में था। अंग्रेज करते क्या थे? भारत से कच्चा माल को अंग्रेज लेकर के नहीं जाते, वहां से उस कच्चे माल को वापस परिवर्तित करके भारत के बाजारों में उतारा जाता, जो मशीनों से तैयार किया जाता। तो भारत के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो एक तरीके से क्या हो चुके थे? समाप्त हो चुके थे। यानी अंग्रेजों के सामने, या हम ये कहें कि जो अंग्रेजों का जो तैयार माल था, जो मशीनों से तैयार होकर के नहीं आता था, वो उसे सस्ते दामों पर भारत में बेचते थे। और भारत का जो कुटीर उद्योग था वो उनके सामने लंबे समय पर नहीं चल सका। कुछ अंग्रेजों ने भू राजस्व की नीति अपनाई थी। भू राजस्व, कुछ अंग्रेजों ने भू राजस्व की नीति अपनाई। भू राजस्व की नीतियों के तहत भी भारत के जो किसान थे, भारत के जो व्यापारी थे, उनका आर्थिक शोषण हुआ। अगर मैं भू राजस्व की नीतियों में बात करूं तो भू राजस्व की नीतियों में एक नीति आई थी, पहली नीति जिसकी मैं बात करूं तो कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की नीति चलाई। किसकी नीति चलाई थी? स्थायी बंदोबस्त की क्या चलाई थी? नीतियां चलाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की नीति चलाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कैसी नीति चलाई थी? स्थायी बंदोबस्त की नीति चलाई। तो एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न करता है कि स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने चलाई? तो स्थायी बंदोबस्त की जो नीति चलाई थी वो किसने चलाई थी? कॉर्नवालिस ने चलाई। अगर हम दूसरी बात करें सर टॉमस मुनरो की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने रैयत बाड़ी की नीति चलाई। तो रैयत बाड़ी की नीति किसने चलाई थी? सर टॉमस मुनरो ने चलाई। अगर हम एक और बात करें होल्ट मैकेंजी की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने महालबाड़ी की नीति चलाई। महालबाड़ी की नीति चलाई। महालबाड़ी की नीति चलाई। महालबाड़ी की क्या चलाई? नीति चलाई। तो महालबाड़ी की जो नीति चलाई, महालबाड़ी की नीति वो होल्ट मैकेंजी ने चलाई। देखो 3 भू राजस्व की नीतियां थी। पहली अगर हम नीति की बात करें स्थायी बंदोबस्त की नीति, दूसरी थी रैयत बाड़ी नीति, तीसरी थी महालबाड़ी की यदि मैं बात करूं होल्ट मैकेंजी की नीति है। रैयत बाड़ी की नीति की यदि मैं बात करूं सर टॉमस मुनरो की नीति है। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो कॉर्नवालिस की है। बेटा रैयत बाड़ी की नीति में आपको एक नाम मिलता है कर्नल रीड।
कि सर्वप्रथम ये नीति किसने चलाई थी? कर्नल रीड ने। लेकिन एग्जामिनर क्या मान करके चलता है? सर टॉमस मुनरो। सर टॉमस मुनरो ने रैयत बाड़ी की नीति चलाई। अब देखिए हमारे पास अब तक कितने कारण मिले हमको? 2 कारण। पहला कारण राजनीतिक कारण और दूसरा कारण हमको कौन सा मिला है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, ठीक है। अब हम हमारा तीसरा कारण लेते हैं, 1857 की क्रांति का तीसरा कारण, और तीसरा कारण हमारे पास में है सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण हमारा कौन सा कारण नंबर कौन सा है? 3, बहुत इंपॉर्टेंट था। सामाजिक व धार्मिक कारण, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार किए, कुछ धार्मिक सुधार किए, और उन सुधारों का खामियाजा अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के तौर पर चुकाना पड़ा। अंग्रेजों ने कुछ समाज को सुधारने के लिए कुछ धार्मिक बातों को लेकर के नहीं कुछ प्रयास किए थे सुधारने के लिए, और उनके विरोध में जिससे भारत के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। ऐसा लगा कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, और हाँ 1857 की क्रांति का क्या होता है? जन्म होता है। ये हमारा तीसरा कारण है। तो तीसरे कारण में हम देखते हैं कि कौन कौन से उन्होंने कार्य किए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले शिशु बलि के ऊपर रोक। शिशु बलि पर रोक। शिशु बलि पर रोक। तो शिशु बलि पर रोक किसने लगाई? देखो क्या प्रश्न है। अंग्रेजों ने शिशु बलि के ऊपर रोक लगाई, और शिशु बलि के ऊपर जो रोक लगाने वाला व्यक्ति मिला वो हमको मिला लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने शिशु बलि के ऊपर रोक लगा दी। यानी शिशु बलि के ऊपर जो रोक लगाई है, शिशु बलि के ऊपर रोक, वो शिशु बलि के ऊपर रोक किसने लगाई है? लॉर्ड वेलेजली ने लगाई है। किसने लगाई है? लॉर्ड वेलेजली ने शिशु बलि पर रोक लगा दी। दूसरा हम देखते हैं नरबली। एक बलि है नरबली, ये भी एक है पहले नरबली, और एक है पशु बलि। आपको पता होगा पहले पशुओं की बलि दी जाती थी, नर मानव की भी बलि दी जाती थी। तो नरबलि व पशु बलि पर क्या लगा दी? रोक लगाई। अंग्रेजों ने ये काम भी किया, नरबलि व पशु बलि के ऊपर रोक लगाई। अब नरबलि पशु बलि के ऊपर रोक लगाने वाला शख्स कौन है? तो नरबलि व पशु बलि के ऊपर यदि रोक लगाने वाला कोई था तो वो था विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नरबलि पशु बलि के ऊपर रोक लगाने वाला जो शख्स मिला हमको, वो कौन मिला? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने नरबलि व पशु बलि के ऊपर भी रोक लगाई। यानी हमको हमारा जो दूसरा कारण मिला सामाजिक व धार्मिक कारण का, अंग्रेजों ने नरबलि के ऊपर रोक लगाया। देखो हम तो शायद अच्छा किया कि पहले हम क्या देखते थे कि मानव की बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। अंग्रेजों ने कहा ये गलत है, इसके ऊपर रोक लगाओ। तो विलियम बेंटिंग 1829, पता है आपको कि विलियम बेंटिंग 1829 में उसने इस नरबलि पशु बलि के ऊपर क्या लगाई? रोक लगाई। बेटा आपको दूसरी बात एक और बताता हूं मैं यहीं पर विलियम बेंटिंग की। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। क्या बनाया? कानून बनाया। ये भी किसने? विलियम बेंटिंग ने। ये भी किसका है? विलियम बेंटिंग। यानी विलियम बेंटिंग ने नरबलि पशु बलि के ऊपर रोक लगाई, लेकिन साथ में यदि हम बात करें तो सती प्रथा पर रोक लगाने का भी क्या कानून बनाया, जो राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था। किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। ये भी किसने बनाया? विलियम बेंटिंग ने। एक और हम देखते हैं अंग्रेजों ने ठगी प्रथा पर रोक लगाई। किस पर रोक लगाई? ठगी प्रथा पर रोक लगाई। कौन सी प्रथा पर रोक लगा दी है? ठगी प्रथा पर रोक लगाई। ठगी प्रथा पर रोक लगाई।
ठगी प्रथा पर रोक लगाने वाला व्यक्ति है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड सिलीमैन। लॉर्ड सिलीमैन, सिलीमैन, सिलीमैन। लॉर्ड सिलीमैन ने ठगी प्रथा के ऊपर रोक लगाई। देखो, काम अंग्रेज अच्छे कर रहे हैं, लेकिन भारत की धार्मिक भावनाएं, सामाजिक कार्य जो थे, उनमें उनको बाधा नजर आ रही है। ठगी प्रथा के ऊपर क्या लगाई? रोक लगाई। यदि हम आगे बात करें, एक और बात करें कि अंग्रेजों ने आगे क्या किया। अंग्रेजों ने दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई। किसके ऊपर है? दास प्रथा। कौन सी प्रथा ये? दास प्रथा। दास प्रथा पर रोक लगाई। पर क्या लगाई है? रोक। तो दास प्रथा पर रोक किसने लगाई? बेटा, आप अगर एक एक मेरे साथ साथ आप भी लिखे ना, आपके बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तैयार होंगे। कि देखिए, शिशु बलि पर रोक वेलेजली ने, शिशु बलि पर रोक वेलेजली। वेलेजली मैं पहले आपको बता चुका हूं, 1798 घटना है। कब की? वेलेजली 1798। नर बलि पशु बलि पर विलियम बेंटिंग 1829। सती प्रथा पर रोक लगाने रोक से संबंधित कानून बनाया विलियम बेंटिंग ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829। बहुत फेमस पर्सन राय, बहुत फेमस पर्सन राय। ठगी प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड सिलीमैन ने, जबकि दास प्रथा पर जो रोक लगा रहा है, वो रोक लगा रहा है एलन बरो। कौन लगा रहा है? एलन बरो। एलन बरो ने जो रोक लगाई, वो किसके ऊपर लगाई है? किसके ऊपर रोक लगाई है? इससे दास प्रथा पर रोक लगाई। देखो, दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई। इन सभी के ऊपर, इन सभी की यदि मैं बात करूं तो इनके ऊपर क्या लग रही है? रोक लग रही है। यानी दास प्रथा के ऊपर रोक लगी, ठगी प्रथा के ऊपर रोक लगी, सती प्रथा के ऊपर रोक लगी। एक और देखिए, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पता लगे, विधवा पुनर्विवाह, विधवा विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह विधेयक, विधवा पुनर्विवाह विधेयक, विधेयक ईश्वर चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह विधेयक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत हुआ। जो केनिंग के समय, जो लॉर्ड केनिंग के समय पारित हुआ। देखो क्या प्रश्न मिला है। यानी अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह कि विधवा जो पुनर्विवाह था, विधवा पुनर्विवाह विधेयक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह, तो भारत में विधवा पुनर्विवाह को अनुमति नहीं थी। जो विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से डलहौजी के समय प्रस्तुत हुआ, और जो केनिंग के समय पारित हुआ। पारित किसके समय हुआ है? केनिंग के समय। तो एग्जामिनर जब प्रश्न करे कि विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, तो प्रयास थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। जबकि एग्जामिनर कहे किसके समय प्रस्तुत हुआ, लॉर्ड केनिंग के समय प्रस्तुत हुआ। जबकि पारित किसके समय हुआ, लॉर्ड केनिंग के समय क्या होता है? पारित होता है। ठीक है, तो अब तक यदि हम देखते हैं तो हमारे कितने कारण निकल करके नहीं आए। आज की हमारी जो पूरी क्लास थी, पूरी क्लास 1857 की क्रांति, व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, 29 मार्च 1857 जब उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग को गोली से उड़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 को पकड़कर उन्हें फांसी दे दी। सामूहिक स्तर पर शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ की छावनी। नेतृत्व करता हुआ कौन मिला? बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रतीक चिन्ह कमल का फूल, चपाती या रोटी। और क्रांति की निर्धारित तिथि क्या रखी गई थी? 31 मई 1857। 1857 की क्रांति के कारण, पहला कारण राजनीतिक कारणों में हमने पढ़ी सहायक संधि की नीति, हमने पढ़ी राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। डॉक्ट्रिन राज हड़प नीति के तहत हड़पा जाने वाला पहला राज्य सतारा, जबकि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद का शासक कौन था? निजाम था। राज हड़प नीति कुप्रशासन के आधार पर किसे हड़पा? अवध को हड़पा। जबकि दत्तक पुत्रों को गोद लेने पर प्रतिबंध लगाया। इससे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या होती है? प्रताड़ित होती है।
अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद करवा दी उन्हें, और जो मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक जफरदित्ते था, जफरदित्ते को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। ये सामाजिक कारण थे। आर्थिक कारणों में भू राजस्व की 3 नीतियां प्रमुख थी। कार्ल विलास की स्थायी बंदोबस्त, सर थॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी, होल्ट मैकेंजी की महालवाड़ी। अब हमने पढ़ा सामाजिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण। शिशु बलि के ऊपर रोक लगाई लॉर्ड वेलेजली ने, नर बलि पशु बलि के ऊपर रोक लगाई लॉर्ड वेलेजली ने। जबकि सती प्रथा से संबंधित जो कानून बनाया विलियम बेंटिंग ने बनाया। ठगी प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड सेलिमैन ने, जबकि दास प्रथा पर रोक लगाई एलन बरो ने। जबकि यदि हम बात करें विधवा पुनर्विवाह विधेयक प्रस्तुत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय, जिसे पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय, उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।